बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और ज़बरदस्त एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं कि जहां पर हम बात करते हैं इस GTV PSL स्पेशल में जो PSL सुपर 6 सीजन 6 के जो मैचेस खेले जाने वाले हैं उन मैचेस के हवाले से और उनको डिस्कस करते हैं। आज डबल हेडर खेला गया और जो पहला मैच है खेला गया उसमें मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी और यहां पर मुल्तान सुल्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल करते हुए इस PSL सीजन 6 का पहला जो विक्ट्री थी, पहली जो कामयाबी थी, पहली जो फतह थी वो अपने नाम की। इसके अलावा इसमें दूसरा मैच है प्रोग्रेस में है कि जहां पर एक जबरदस्त स्कोर करने में कामयाब हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स 198 और जवाब में इस हदफ का ताक़ुब करती नजर आ रही है हमें पेशावर ज़ल्मी। इन दोनों मैचेस को डिस्कस करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से। कल की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक ऐसे प्लेयर के जो अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग की वजह से जाने जाते हैं और अब भरपूर तबसरे और तज्जिए भी जो है उनके लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर खान। ताहिर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। मजा आया आज? क्रिकेट अच्छी देखने को मिली, रन्स देखने को मिले? बिल्कुल जबरदस्त। आज लगा है सही तौर पे कि PSL का आगाज हो चुका है। जबरदस्त है और इसको मजीद डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अभी चंद दिनों पहले सराहा और हमारे जबरदस्त स्टैटिशियन हैं सुहेल खान। किसी तारुफ किसी तारीफ के मोहताज नहीं। सुहेल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसा गुजरा आज आपका दिन नेशनल स्टेडियम कराची में? कमाल हो गया आज तो, कमाल की क्रिकेट हुई और कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मजा आया आज के दिन। रन्स देखने को मिले और जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिले। बहुत ज्यादा। ऑलराइट, गुफ्तगू का जो सिलसिला है इनको आगाज़ ज़रूर हमने कर दिया, लेकिन साथ साथ एक नज़र डाल लेते हैं पहले ज़रा मैच समरी पर कि इस मैच में जो पहला मैच है खेला गया जिसमें मुल्तान सुल्तान की टीम ने कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर के खिलाफ। इस मैच में क्या हुआ, यहाँ पर लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पर। हफीज़ ने एक मरतबा फिर बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 60 रन स्कोर किए। डैनले 31 रन के साथ नुमाया रहे, 2-2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे ब्रैथवेट और धानी। इसके जवाब में मतलूबा टारगेट मुल्तान सुल्तान ने ज़बरदस्त तरीके से स्कोर किया, जहां 76 रन की इनिंग खेली रिजवान ने और शोएब मकसूद 61 रन बनाने में कामयाब रहे और यूं जो थी 7 विकेटों से कामयाबी रही मुल्तान सुल्तान के लिए। पहला मैच था कि जहां पर मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की इस PSL 6 में और अपने कामयाबियों के सफर का एक तरीके से आगाज भी कर दिया। रिजवान को उनकी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। ताहिर, जिस तरह से हमने देखा कि आज पहले लाहौर कलंदर की टीम ने बैटिंग की और फिर उस टारगेट को बड़े आराम से के साथ चेस कर लिया, क्या कहेंगे लाहौर कलंदर की बैटिंग के बारे में? वो पूरी जो बैटिंग है उनकी वो फोकस कर रही है मोहम्मद हफीज पे। लेकिन बात यह कि जिस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए था उस तरह से स्टार्ट उनको नहीं मिला। जिस तरह से हम बात कर रहे थे फखर जमान की, एक आज ऐसी कैप्टनसी नजर आई है रिजवान की तरफ से। फ्रॉम द फर्स्ट बॉल उन्होंने ट्रैप किया हुआ था प्लेयरों को कि फखर पे अलग ट्रैप था, हफीज पे जब बैटिंग करना है हफीज पे अलग ट्रैप था, जो डैनली पे अलग ट्रैप था। तो ये एक इंडिकेट करता है कि निशानी करती है कैप्टनसी की प्लस कोचिंग की, क्योंकि जो कोच उनके पास मौजूद है ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोच इस वक्त पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक मैथ के तौर पे एक प्रॉब्लम दी उनको कि सॉल्व करें और रिजवान ने उसका फुलफिल किया, फिर धानी ने उसको सही एग्जीक्यूट किया और जो बेसिकली जो फतह जो इनको हुई है वो इनकी बॉलिंग की वजह से, क्योंकि जो फॉर्म लाहौर कलंदर्स की लगी हुई थी ना बैट्समैनों की, रन तो ज्यादा होने चाहिए थे लेकिन रन कम होने की वजह से उनको टारगेट का अच्छे वो मिला और रिजवान और जो शोएब मकसूद की जो इनिंग्स थी वो मैच फिनिश करते हुए उसका लुत्फ का मजा आया। ठीक है, इसमें मैं मजीद बात भी करूंगा। जिस तरह ताहिर ने भी कहा कि जो कोच हैं एंडी फ्लावर जो मुल्तान सुल्तान के साथ एसोसिएट हैं, सिर्फ एंडी फ्लावर ही नहीं, मुल्तान सुल्तान के जितने भी कोचेज हैं वो सब के सब अपना बड़ा नाम और मुकाम रखते हैं। अगर हम स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट की बात करें तो वहाँ हमें मुश्ताक अहमद नजर आते हैं, फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात करें तो फिर अजहर महमूद नजर आते हैं, फिर एंडी फ्लावर तो खुद किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। सोहेल, आज के मैच के हवाले से जो पहला मैच खेला गया अभी हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, पहले मैच के हवाले से क्या स्टैट्स हैं आपके पास? सबसे पहले तो रिजवान का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लगातार 7वीं ओवरऑल T20 इनिंग्स आ गई है रिजवान की जिसमें उन्होंने 40 प्लस एटलीस्ट यानी 40 जरूर किए हैं। तो अपने करियर के बड़ी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं रिजवान। और इस मैच में हमारे बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी जिन्होंने विकेट आज भी ली, तो उनकी जो है वो T20 क्रिकेट में 100 विकेटें भी मुकम्मल हो गई हैं। और इन 100 विकेटों में आप देखें T20 की मैं बात कर रहा हूँ, 4 तो सिर्फ 5 विकेट हॉल भी हैं। तो बड़ी अच्छी जो है वो बॉलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। और जो डैनली
जिन्होंने 31 रन बनाए, ये वो जो डैंडली हैं जो पिछले जो 2 साल गुजरे थे मुल्तान सुल्तान्स की टीम में शामिल थे, लेकिन दोनों दफ़ा उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। जब लाहौर कलंदर से पहला मैच खेले तो अपनी उस टीम के खिलाफ जिन्होंने लास्ट 2 सीज़न में पिक किया लेकिन खेल नहीं पाए, जो डैंडी। और हफीज़ आज PSL में यानी सीज़न 6 में पहली दफ़ा आउट हुए और उनकी विकेट किसी बॉलर ने नहीं ली, वो रन आउट हुए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि अभी मैंने एक इंटरव्यू सुना सोहेल अख्तर का, उसमें उन्होंने कहा कि जो आकिब जावेद हैं वो ओपन नहीं कराना चाह रहे थे फ़खर को, और मैंने उनको कहा कि फ़खर को आप कंटिन्यू करें। क्या लगता है आपको फ़खर है कि जो हम सब जानते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में कि फ़खर एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, और फ़खर पे अब ये वक्त आ गया है कि उनसे उनकी ओपन का जो स्लॉट है वो वापस उनसे ले लिया जाए। आपको लगता है अगर फ़खर ओपन नहीं करेंगे तो फिर उनकी टीम में जगह बन सकेगी? देखिए, ऑब्वियसली अगर ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसी स्लॉट पे खेलते हैं, तो ओपन ही अपने आप को फ़खर जमान ने अपने आप को मनवाया है। अगर फ़खर जमान जाराना अंदाज में नहीं खेलेंगे तो वो रन्स नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस उनका वैसे ही लो हुआ हुआ है और डाउन हो जाएगा, टीम से वो वैसे ही बाहर है। क्योंकि PSL आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप रन्स करते हैं और फिर पाकिस्तान टीम के लिए नॉक करते हैं। अगर देखिए आकिब जावेद हो गए या सोहेल अख्तर, बेसिकली कैप्टन ने टीम लड़ानी होती है अंदर। अगर कैप्टन अगर अपनी मर्जी का प्लेयर नहीं देगा तो, और मैनेजमेंट से उनका प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर परफॉर्मेंस ऐसी ही आएगी। लेकिन फ़खर की भी यहां मैं फॉल्ट बोलूंगा अली भाई, क्योंकि इतने अरसे से फ़खर एक ही फॉल्ट, उसका वो फॉल्ट ही नहीं हल हो रहा है, आपकी बैट की ग्रिप ही हल नहीं हो पा रही है, आपसे ऑफ स्टंप पे खेले नहीं जा रहा है, तो ये तो फ़खर का भी फॉल्ट है इस पे। तो ठीक है, ये फ़खर का भी इस पे फॉल्ट है और इसको मजीद हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन कुछ ज़बरदस्त और एक्साइटिंग इनिंग्स भी हमें देखने को मिल रही है। तो ज़रा सा चलते हैं अपने ज़बरदस्त सेगमेंट की जानिब के, जहां पे बात करेंगे कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। 100% कौन से बना कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। ये जनाब आज हफीज़ ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और एक और नेफ्ट सेंचुरी उन्होंने स्कोर कर दी। जिस तरह से हफीज़ के बारे में सब ये बात कर रहे हैं कि हफीज़ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, आज मोइन खान ने भी उनके लिए एक मैसेज छोड़ा है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। आप देखें कट शॉट भी वो खेलते नजर आ रहे हैं। शाहिद आफरीदी को खासतौर से जो उन्होंने एक ज़बरदस्त निकल के छक्का लगाया था वो बड़ा ज़बरदस्त देखने से ताल्लुक़ रखता था। ये आप देखें कि चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक खेले, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पोजीशन पर भी खेले, स्विप भी करते नजर आए, इसके अलावा स्लॉग स्विप भी करते नजर आए, मिड विकेट एरिया में भी खेलते नजर आए, कवर में भी खेले, पॉइंट पे भी खेले और अपने एक्सपीरियंस का भरपूर अंदाज से जो है वो सबूत दिया मोहम्मद हफीज़ ने। और लगता है ये कि एक एग्रेशन है हफीज़ के अंदर, एक लावासा है जो इस वक्त उनके अंदर पल रहा है और वो अपने बैट से अपनी परफॉर्मेंस के जरिए उसका इजहार भी करते नजर आ रहे हैं। ज़बरदस्त कड़ाकेदार स्ट्रोक हफीज़ की जानिब से, और ये मखसूस अंदाज में उन्होंने एक जो नया अंदाज अपनाया कि जहां पर वो बल्ले को एक हाथ में पकड़ के फिजा में बुलंद करते हैं, आप देख सकते हैं। और ये एक कड़ाकेदार बैट्समैन ही जो है वो इस तरह से कर सकता है और डिजर्व भी करते हैं मोहम्मद हफीज़। इसलिए कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार इसलिए मोहम्मद हफीज़ डिजर्व भी करते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस में जो तसलसल है वो उनकी टीम की काम भी आता है। गो कि आज उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी भारत हफीज़ ही हैं। क्या कहेंगे हफीज़ के वाले साहब? कुछ बात कर रहे थे उस वक्त, मैंने आपको रोक दिया था। बिल्कुल, हफीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा था कि PSL में वो पहली दफ़ा आउट हुए हैं, वो भी रन आउट, किसी मतलब उन्होंने आउट नहीं किया। और अब ये देखेंगे जब से लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बने, पिछले PSL से अब तक उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो गई है। 200 छक्के उनके हो चुके हैं, अब 225 उनके छक्के हो चुके हैं और छक्के इस एज में उनकी पावर हिटिंग बड़ी इंप्रूव हुई है। जैसे हम बात कर रहे थे कल कि गोल्फ का उसमें बड़ा किरदार है, तो अपनी पावर हिटिंग को उन्होंने बेहतर बना दिया है। और 3 मैचेस में अगर हम PSL की बात करें तो कमाल ही कर दिया है, 166 रन वो बना चुके हैं। ज़बरदस्त स्टैट्स है सोहेल की जानिब से और हम इनसे उम्मीद भी करते हैं कि ऐसे स्टैट्स ये हमें बताते रहेंगे। तो नाजरीन, इस वक्त हम आपको बताते चलें कि सोहेल खान और ताहिर खान तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जब से हमारा जश्न PSL GTV PSL स्पेशल शुरू हुआ है उस वक्त से हमारी कोशिश है कि न सिर्फ क्रिकेट से जुड़ी शख्सियात को अपने शो में मदऊ करते रहें बल्कि दीगर जो शोबाजात हैं उनसे मुंसलिक लोगों को भी यहाँ बुलाएं, दीगर खेलों से मुतालिक लोगों को भी यहाँ बुलाएं। तो इस वक्त लेंगे एक छोटे से ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के एक दूसरे स्पोर्ट्स से जुड़ा एक जबरदस्त हीरो हमारे साथ आज के शो का मेहमान होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि हमारी कोशिश ये होती है कि दीगर जो खेल हैं उनसे मुंसलिक लोगों को अपने हम इस शो में मदऊ करें। तो इस वक्त हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी से है, लेकिन इन दिनों अफसोस की बात है कि हॉकी का खेल जो है वो ज़बू हाली का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा दरख्शां माजी इस खेल में रहा। तो इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए सिडनी ओलंपिक्स जीता, पाकिस्तान के लिए बार्सिलोना में ब्रॉन्ज मेडल जीता, 9 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए खेले, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको मिला 1994 में। और एक मौके पर जब
पाकिस्तान में हनीफ खान और समीउल्लाह की जोड़ी मशहूर थी, तो उसके बाद इन्होंने रिवाइव किया उस जोड़ी को, और इनकी जो जोड़ी बनी और इनका जो पेयर बना वो बना जनाब शहबाज सीनियर के साथ। आज तक लोग याद करते हैं वसीम फिरोज और शहबाज सीनियर के कॉम्बिनेशन को। मेरे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ जबरदस्त अपने वक्त के हॉकी के प्लेयर, जबरदस्त लेफ्ट आउट, लेकिन उसके साथ साथ जो इनको जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ये क्रिकेट के भी बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं और अपने बुलंदोबाला स्ट्रोक के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जबरदस्त स्टार हॉकी प्लेयर वसीम फिरोज साहब। वसीम भाई वेलकम टू द शो। वसीम भाई, हॉकी में तो आप बहुत तेज तेज भागते नजर आए, लेकिन यहां क्यों लेट हो गए? असल में क्रिकेट की बात कर रहे हैं या वैसे रीड कर रहे हैं? मैं एक तकरीब से होता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच, मैं इसीलिए कि मैंने कहा लोगों को पता चल जाए। लेकिन वसीम भाई की आमद हुई और पेशावर ज़ल्मी की विकेट गिर गई कि वसीम फिरोज हमारे जैसे स्टूडियो में दाखिल हुए, हैदर अली की विकेट गिर गई, हैदर अली आउट होकर इस वक्त वापस पवेलियन लौट चुके हैं। वसीम भाई, हॉकी का तो सभी आपके बारे में जानते हैं, लेकिन क्रिकेट में ये बताइए कि इस वक्त PSL को फॉलो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं, इसके अलावा दीगर स्पोर्ट्स का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। बड़ा अच्छा साइन है। और ये देखें आप कि जिस तरह से ये अब जैसे क्राउड को पुल अप करना है, क्राउड ने मेरे ख्याल है हुकूमत ने इजाज़त भी दे दी कि 50% क्राउड आए, ठीक है ना, क्योंकि लोग टीवी पे तो देख रहे हैं मैचेस। मगर मैं कहता हूँ कि जितना अच्छा क्राउड जाएगा देखने के लिए, तो यूं आपको पता है कि शायकीन जो है वो तो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और क्रिकेट ऐसा गेम है कि आप के लोग जो है ज़्यादातर एंटरटेनमेंट देखते हैं कि छक्के चौके। तो जिस तरह से ये मैचेस हो रहे हैं, PSL के स्टार्ट हुआ है, और क्योंकि अभी मेरी जो हॉट फेवरेट है वो मुल्तान सुल्तान है। मैंने ऐसे आपको बताया कि मुल्तान सुल्तान जो है वो मेरी फेवरेट है। और मगर आगे देखते हैं कि हो सकता है कि अप एंड डाउन भी होता है, कौन अच्छा खेलता है और ऊपर आता है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान को आप इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप भी आफरीदी की तरह बड़े बड़े छक्के लगाते हैं? नहीं, आफरीदी तो खैर एक पाकिस्तान का एक नाम है और ब्रांड है, और जिस तरह से उसने पास में पाकिस्तान की खिदमत की है, मैं कहता हूँ एक काबिल दात है। इसी तरह सारे प्लेयर हमारे खेल रहे हैं इस वक्त, जितने खेल रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई ये जितने प्लेयर खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए खेलें, जैसे से हम लोग ने पाकिस्तान के लिए खेला और नाम रोशन किया। तो इनमें से ये PSL जो है इससे पाकिस्तान के लिए लड़के सेलेक्ट होकर पाकिस्तान के लिए आएंगे, यहीं से ये परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के लिए आएंगे। ताहिर बैठे हुए हैं इनके, माशाल्लाह से मैंने इनको भी देखा है खेलते हुए, और क्योंकि ये जिस तरह से ब्रेक करते थे बॉल को, और पाकिस्तान ऐसे भी इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये ज़्यादा अच्छा बता देंगे कि क्या है हो रहा है इस वक्त मौजूदा PSL। यही तो नहीं बताएंगे, क्रिकेटर इसे तो नहीं बता रहे आजकल, इसलिए आपको बुलाया। सोहेल, कोई स्टैट्स याद है आपको वसीम भाई के हवाले से? बल्कि अभी अब्दुल कौर जिन्होंने जिक्र किया जब एशिया कप का, तो एशिया कप शुरू में जब आया एशियन गेम्स के बाद हॉकी में, तो ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान ने 1990 में, वो बड़ा एक वक्त था, क्योंकि 1990 में क्रिकेट के एशिया कप में इंडिया में क्यों हुआ, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं गई हालात की वजह से। लेकिन हॉकी में जब टीम दिल्ली में गई तो वहाँ पे इंडिया को जो हरा के पाकिस्तान की टीम ने कमाल का एशिया कप जीता था। मगर मैं बताऊँ अली हसन के बात ये है कि वो जो इंडिया में खेलने का एक प्रेशर है, बहुत प्रेशर वहाँ पे एक्चुअली उनकी कंट्री में खेल के, क्योंकि क्राउड सारा उनकी तरफ होता है। हमें सिर्फ अपनी कंट्री को देखना होता है कि हम जिस कंट्री से आए हैं, ठीक है ना, वो 400 की कंट्री है, हमारा पूरा पाकिस्तान देख रहा है, और हमें पाकिस्तान को हासिल करने में बहुत टाइम लगा है। तो हमने उसको जीत के लेके जाना है, उस कोई भी वहाँ पे अगर कोई भी इवेंट हो। तो मेरा ख्याल है कि हॉकी एक हमारा पैशन था, एक कौमी खेल था हमारा। यही था उस वक्त जो था पाकि 90s के अंदर जो एरा था, मैं कहता हूँ। अच्छा वसीम भाई, क्विकली मुझे बताएगा, मुझे वापस PSL की तरफ आना है, लेकिन जब आप बैठते हो तो दिल चाहता है बस हॉकी की बात ही होती रहे। इंडिया को इंडिया में हराना और खासतौर से दिल्ली में हराना, वो क्या फीलिंग थी? नहीं, मैं कुछ ना पूछा, क्योंकि हमारा जज्बा खेलता था। आज मैं आपको बताऊं कि हमारी एक छोटी सी कंट्री है इंडिया, एक बहुत बड़ा, आपको पता है, एक पूरा एक 45 का उनका एक कंट्रीज उनके सूबेज हैं, तो उनको मारना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल उनकी कंट्री में। और दूसरी बात है कि हमारा जज्बा खेलता था। टीम हमारी उस वक्त जो थी वो 1 रैंकिंग पे खेल रही थी, और हम सारे के सारे जो थे जो मेहनत करते थे, यकीन करें आजकल का मैं कहता हूँ वो बच्चे हमारे आजकल वही मेहनत करें अपने ग्रीन शर्ट के लिए। तो यही है कि जो भी इवेंट होता है पाकिस्तान की तरफ से, मैं तो ये कहता हूँ कि वो दिल जान से मेहनत करें और पाकिस्तान की उस सतह पे लेके आए जहाँ विक्ट्री सेंड मिलती है। राइट, बात करते रहेंगे वसीम फिरोज साहब से। और अभी सोहेल जिक्र कर रहे थे क्रिकेट के एशिया कप के हवाले से, तो मुझे एक नाम जहन में आ गया कि जितना लाइमलाइट में नहीं रहता, लेकिन चूंकि हम बार बार रिकॉर्ड्स बताते हैं, स्टैट्स बताते हैं, तो मोइन लतीफ़ वो प्लेयर थे कि जिन्होंने एशिया कप की पहली सेंचुरी स्कोर की थी। ताहिर, अब वापस जरा आ जाते हैं उस मैच की तरफ जहां पे लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। हम देख रहे हैं क्रिस लिन बिल्कुल परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहे। इसकी एक तो आपको क्या वजह नजर आ रही है क्रिस लिन का परफॉर्म न करना? फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुसलसल, जिस तरह भी सोहेल ने भी कहा कि 40+ जो थी 7वीं इनिंग थी, जो उन्होंने कंटिन्यूअसली 40+ रन स्कोर किया। रिजवान की अच्छी फॉर्म की क्या वजह है? देखिए, ऑब्वियसली रिजवान का कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त है, और क्योंकि वो अपने ऊपर पूरा मैच लेके चलता है, तो यही एक प्लेयर की क्लास होती है कि वो प्रेशर कम से कम ले
और आप स्ट्राइक रोटेट करते रहें। लेन की ये प्रॉब्लम आई हुई कि वो विलिंग है कि मैं बिग हिट्स करूं, सर्कल यूटिलाइज करूं। अगर वो कॉन्सेंट्रेट करे, या रिजवान की ही आज जो इनिंग्स उनके सामने खेली है वो अगर उसको मोनेटाइज करे प्रॉपर्ली, तो क्रिस लेन में खुद इतनी एबिलिटी है कि ही कैन फिनिश द मैच बाय ओन सेल्फ। लेकिन जो रिजवान की ऑब्वियसली कहते हैं ना ड्रीम फॉर्म, वो इस वक्त रिजवान की ड्रीम फॉर्म आई, क्योंकि जिसको वो जो जहां भी इनिंग्स खेल रहा है वहां 50-60 रन कर रहा है और मैच विनिंग इनिंग्स खेल रहा है। तो ये बहुत कम हमने देखा है किसी भी क्रिकेट के अंदर। अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं है कि आप समझें कि उसको अब पूरा कॉन्फिडेंस है। आप क्रिकेट, आपको पता है खेल जो है वो दिल का खेल है, हार्ट का खेल है, कि अगर बिग हार्ट आपका होगा तो आप परफॉर्म करेंगे, कि उसको पूरा कॉन्फिडेंस दिया गया है कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी उसकी बढ़ गई है, उसको फिर कप्तान भी बनाया जा रहा है, उसको फिर इस तरह सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो ये चीज़ भी क्या मैटर करती है? देखिए ऑब्वियसली बिल्कुल मैटर करती हैं अली भाई। हर चीज़ के हिसाब से एक पर्टिकुलर आपको एक स्टेज दिया जाता है। अगर आप जब आप फर्स्ट टाइम आप इंडक्ट होते हैं तो आपको हो सकता है 12 मैन 13 मैन बनाया जाता है। फिर आपको पहली दफ़ा चांस तब मिलता है कि जब आपकी सीरीज आप जीत चुके होते हैं, तो एक मैच आपको दिया जाता है। तो एक तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि कि अगर आप किसी लड़के की परफॉर्मेंस को इस तरह से इनिशिएट कर रहे हैं तो ये वेल एंड गुड है। लेकिन फिर औरों को भी देखें कि जो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मेट की वजह से नहीं, तीनों फॉर्मेट की पेस पे फिर आप उनको एटलीस्ट उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। अच्छा वसीम भाई, आप पाकिस्तान के हीरो हैं, लेकिन यकीनी तौर पे आप जिस तरह दीगर हीरो से भी, जिससे भी बात होती है, चाहे स्नूकर से हो, क्रिकेट से हो, फुटबॉल से, किसी भी खेल से, उसको शिकायतें बहुत होती हैं। आपको लगता है हफीज़ के साथ जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी ट्रीट कर रहा है कि इतना परफॉर्म कर रहा है, इतने अरसे से पाकिस्तान के लिए खेला, अभी इसको सी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो आपको लगता है कि हम अपने हीरोज़ की सही से उसको केयर नहीं करते हैं, या उनको हम सही तरह से शायद उनको वो मुकाम नहीं देते जिसको वो डिजर्व करते हैं? ये सर, मुझे तो सबसे पहले दुख होता है। मैंने पाकिस्तान के लिए 335 टेस्ट मैच खेले हैं, 12 साल की हिस्ट्री है, और अप एंड डाउन देखे हैं ज़िंदगी में। मगर बड़े अफसोस के साथ होता है कि पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर के साथ अगर ऐसा सलूक किया जाए कि आप उसको इतना लेट डाउन कर दें। अभी वो मेरा ख्याल एक खेलने गए थे दुबई के अंदर एक सीरीज़, उनको मेरा ख्याल है उस पर उनको नहीं खिलाया गया, जो साउथ अफ्रीका आई हुई थी उसमें उनको चांस नहीं दिया गया। उनको कहा कि भी आप डिलेड हो गए। वो एक सीनियर प्लेयर के साथ आप उसकी रिक्वेस्ट सुन सकते हैं, ठीक है ना। उनको बोर्ड को चाहिए था कि उनको खिलाया जाता। चलिए वो तो एक डिसिप्लिन का इशू आ गया, मैं इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी सी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट देना नहीं देना चाहिए था। सी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट ये तो आप जो अपकमिंग लड़के होते हैं उनको देते हैं। ये एक कैटेगरी का प्लेयर है हफीज़, और पिछले आप देखें अभी न्यूजीलैंड से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। वो परफॉर्म अभी भी लगी हुई है उनकी, वो परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, और हमारी पीसीबी को सोचना चाहिए कि अपने सीनियर प्लेयरों को जो है वो बाकायदा जो है वो मकाम दें जहाँ पे उनको देना चाहिए, ठीक है ना। जूनियर्स जो आते हैं, अगर जूनियर ये देखेंगे लेट डाउन होंगे कि यार सीनियर को ये दिया जा रहा है, हमारे साथ भी ये कहीं बाद में हमारे साथ भी ये सलूक ना हो। तो ये सीनियर प्लेयर को इज्जत देके ऑनरेबल तरीके से उसको रुखसत किया जाता है बाद में, उसको नहीं कि लेट डाउन करके आप बाहर निकाल दें। तो ये उससे वो डिमोरलाइज होगा और आगे परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएगा अगर आप उसको लेंगे तो। अच्छा, सेकेंडली अब आपको क्या लगता है कि सेम ट्रीटमेंट जो हम सरफराज के साथ भी करते नजर आ रहे हैं, उसको भी लेट डाउन कर रहे हैं, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं या आप समझते हैं कि नहीं सरफराज के साथ जो हो रहा है वो ठीक है, बस सही है? देखिए एक आध टूर्नामेंट के अंदर से प्लेयर को अगर आप लेट डाउन करके बाहर निकाल देना तो बड़ा मुझे अफसोस होता है। उसकी एक आप परफॉर्मेंस देख लें, पास की मेरे ख्याल 11 मेरे ख्याल विक्ट्री हैं उसकी, ठीक है ना। 27 में से 29 उसने मैचेस T20 जीते, उसने विक्ट्रीज दी हैं। एक आध दो मैच से थोड़ा निकाला जाता है कि आपने उसको सियासत की नज़र करके और बाहर निकाल दिया। मैं सियासत की नज़र से करूँगा, मैं हॉकी का भी मौजूदा सेलेक्टर भी हूँ कौमी की टीम का। मैं इस वक्त लड़के को वो देख रहा हूँ कि जो ज्यादती ना हो जाए हमारे से, ठीक है ना। हम लड़के को ऊपर लेके आके उसको खिलाना चाहते हैं। इसी तरह से यही सेम है, यही क्रिकेट है, यही हॉकी है, ठीक है ना। उसके अंदर लड़के को ज्यादती नहीं करना चाहिए। उसको आप कम से कम उसको T20 का तो रखते, आप T20 में रखते कप्तान, बाकी फॉर्मेट से उसको हटा देते सरफराज को। अब रिजवान देखें, अब रिजवान आए, ठीक है, रिजवान अच्छी नहीं खेल रहे हैं, बहुत अच्छी है। सरफराज को भी जैसे धोनी इंडिया से खेलते हैं, उनके साथ दूसरा भी आपने विकेट कीपर रखा, उसको खिलाया आपने धोनी को, एज अ बैट्समैन खिलाया। विकेट कीपर मेरा ख्याल है कौन खेला था विकेट कीपर, दूसरा था ऋषभ पंत भी खेलते हैं, ऋषभ पंत खेला, वहाँ पे बहुत सारे 2 विकेट कीपर भी खेले पाकिस्तान से, मोइन खान और राशिद भी खेले। तो आप खिलाते उससे सीनियर की एक्सपीरियंस लेते हो, उससे सरफराज से एक्सपीरियंस है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज्यादती नहीं होना चाहिए, पीसीबी को सोचना चाहिए इसके लिए, और कोई एक एसओपी बनाना चाहिए सीनियरों के लिए अच्छी। अब जैसे इसको हफीज़ को सी कैटेगरी में डाला है, मैं कहता हूँ ये ज्यादती है, उसको ए कैटेगरी में डालना चाहिए। ठीक है, वसीम फिरोज का आपने सुन लिया, लेकिन इस वक्त बड़ी हैरत की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वाले भी वसीम है और पाकिस्तान हॉकी को चलाने वाले भी वसीम है। हॉकी के चलाने वाले वसीम को ज्यादतियां नजर आ गई, नाइंसाफियां नजर आ गई सरफराज के साथ और हफीज़ के साथ, लेकिन क्रिकेट को रन करने वाले चाहे वो वसीम खान हो, चाहे वो मोहम्मद वसीम हो, या दरे पर्दा एक और वसीम भी हैं जो सब क्रिकेट को रन कर रहे हैं, उनको नजर आ जाए तो यकीनी तौर पर तमाम मामला जो है वो हल हो जाएंगे। सोहेल, जिस आज हफीज की बात करें, हफीज के वाले से कोई स्टैट्स है कि लाहौर कलंदर का जिस तरह उन्होंने आज फिर 50 कर दिया? देखिए, हफीज़ के हवाले से अगर हम स्टैट्स की बात करें तो आफ्टर द एज ऑफ 40 उनकी एवरेज आप देखें वो भी 40 प्लस ही है T20 में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके पूरे कैरियर में
कि उनकी एज जो है वो 40 के बाद जैसे हुई है तो उनकी एवरेज भी 40 प्लस पे चली गई है। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है उनकी बैटिंग एवरेज भी बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा, पीएसएल में कौन सी 50 थी अब तक मजमूई तौर पे कितनी? 8वीं 50 किया था। जैसे कुछ पेशावर ज़ल्मी के लिए भी हैं और अब लाहौर कलंदर्स के ठीक लिए है। भी हैं। ताहिर, अब शोएब मकसूद की हम थोड़ी सी बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि T20 टूर्नामेंट जो डोमेस्टिक था उसमें शोएब मकसूद बड़े अच्छे हमें टच में नजर आए। इसके अलावा पिछली इनिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी खेली और आज भी एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली। शोएब मकसूद के लिए क्या कहेंगे कि हमने इनको जल्दी राइट ऑफ कर दिया, इनकी कुछ अपनी गलतियां थी या कुछ और चल रहा था? देखिए, जो बात बेसिकली बात होती है फॉर्म की बात होती है, इन एंड आउट की बात होती है। जो वर्ल्ड कप के बाद से ये बाहर हैं, उसके बाद से इनको जगह नहीं मिली, थोड़ा इनकी इंजरी का ही प्रॉब्लम था। इस दफा जो शोएब मकसूद को हमें नजर आया है नेशनल T20 से और अब पीएसएल के अंदर, बिल्कुल डिफरेंट शोएब मकसूद नजर आए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को अब उनको वो खुद फ्रंट पे आते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं इनिंग्स को फिनिश करूंगा। तो आज के मैच में भी हमें चीज नजर आई है, क्योंकि रिजवान और फिर इन दोनों की ही पार्टनरशिप ने उसको बिल्ड किया है। लेकिन जो शोएब मकसूद की आज जो क्लास नजर आई है वो पहले हमें नहीं नजर आई थी। ठीक है। आपको लगता है कि जो इनके ऊपर इंजमाम का टैग लगा दिया था कि ये दूसरे इंजमाम है, सानी हमें मिल रहे हैं, उसने भी थोड़ा सा इनकी परफॉर्मेंस को डैमेज किया? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली कि इंजमाम और शोएब मकसूद में जमीन आसमान का फर्क है। उस इंजमाम तक पहुंचने में शोएब मकसूद को बहुत साल लगेंगे, लेकिन ये हमारे ही बेसिकली कसूर होता है कि हम लोग बिला वजह के इसे हम टैग लगा देते हैं और लड़के इसमें प्रेशर में आ जाते हैं। हॉकी में ऐसा होता है कि प्लेयर ने अभी सफर शुरू किया और फौरन कह दिया जी ये सलाउद्दीन है, ये समीउल्लाह है, ये वसीम फिरोज है, ये शहबाज सीनियर है, ऐसा होता है हॉकी में? नहीं, ऐसा अली हसन ऐसा हुआ नहीं कभी। क्योंकि जूनियर्स, मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान टीम में आया था तो बड़ा डर खौफ था कि सीनियर के पास से हम नहीं गुजरते थे कि डांट ना दें हमें। क्योंकि आप जो सीनियर होते थे ना, वो रिस्पेक्ट देते थे अपनी जूनियर को और दूर रखते थे, डिस्टेंस पे सिखाते थे, ग्राउंड के अंदर बताते थे, मगर डिस्टेंस रह के। यही हमारे यहाँ सीनियर जूनियर, अब एक वक्त ऐसा आ गया कि ना सीनियर था ना जूनियर था, सब बराबर के थे और मेगा स्टार निकल नहीं रहते आपके। उसी की वजह से हमारी जवाल हो गई, हॉकी जवाल ऐसा भी था कि सब कप्तान थे, सब कप्तान थे। अब बात ये कि सारे जब लड़के एक जैसे हो जाएंगे, उनको सिखाने वाला नहीं होगा तो फिर मार पड़ती है पीछे से, यूरोप की तरफ से, सब कंट्री की तरफ से, तो मार। अच्छा, फिर उसको फिर आप कंटिन्यू भी नहीं कर रहे कि लड़का वहां से लंबी हॉकी खेले 4-5 साल, उसमें से मेगा स्टार बन जाए। आप उनमें से क्या करते थे, 2 टूर्नामेंट अगर हारे तो लड़का निकाल दिया आपने, नया लड़का, दूसरा लड़का रख लिया, तो उसमें से स्टार नहीं बन रहे थे। स्टार बनाने के लिए लंबी हॉकी खिलानी है। इसी तरह से क्रिकेट के अंदर स्टार बनाने के लिए एक आपने, अब जैसे आप एक बात कर रहा हूँ मैं, मिसाल तायरी बैठे हुए यहाँ पे, एक प्लेयर को आप कह देते हैं यार 2 इनिंग के बाद आपको हम आप इसको सीरीज देते हैं, ठीक है ना, उस सीरीज में वो स्कोर करता है, परफॉर्म करता है, परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट सीरीज के बाद वो फ्लॉप हो जाता है। तो क्या मतलब वो परफॉर्मेंस जो उसने दी है, जो पहले देखे वो परफॉर्म करके आया, उसके बाद आपने उसको बाहर कर दिया। यार अगर वो एक टूर्नामेंट में फॉर्म नहीं लगी हुई आपकी, तो हो सकता है दूसरे तीसरे टूर्नामेंट में फॉर्म आ जाए। फॉर्म लगती है और उतरती रहती है। आप लड़के को कंसेक्टिव खिलाएंगे तो वो स्टार बनेगा, फिर वो स्टार बनेगा, फिर वो सीनियरिटी उसकी नजर आ जाएगी आपको सामने। मैं यही कहता हूं कि यही क्रिकेट में, यही हॉकी में सेम पैटर्न है। यही सेम पैटर्न है, लेकिन जो सेम पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है कि जहां पर पेशावर ज़ल्मी को अब 27 गेंदों पर अब 60 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी के लिए, और थोड़ा सा मुश्किल मुझे ये हदफ नजर आ रहा है। ताहिर, आपको क्या लगता है कि 27 गेंदें और 60 रन मुश्किल है? देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि मुश्किल है, क्योंकि अगर जो भी नया आने वाला बैट्समैन है उसको भी सेटल डाउन होना पड़ता है, क्योंकि ये क्रिकेट वो नहीं है कि आप आए और आके चौके छक्के लगते हैं। अगर आपके पास सीनियर प्लेयर वहां मौजूद है और वो फिर मैच चलाता है, शोएब मलिक है, मेरे प्रोड्यूसर ने बताया शोएब मलिक है। ऑब्वियसली शोएब मलिक के साथ अगर आप देखते हैं कौन सा ऐसा लड़का है कि जो उनको लेके चले, हैदर अली आउट हो गए, हैदर अली ही ऐसे बंदे थे क्योंकि वो जब मर्जी चाहे हिट मार सकते थे, जब मर्जी सिंगल ले सकते थे। तो अब शोएब मलिक पे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, शोएब मलिक की हम बात करें। शोएब मलिक के हवाले से आपको क्या लगता है, कितने उन्होंने फिनिश किए हुए, कुछ है कुछ जहर में? देखिए, रिसेंटली शोएब मलिक ने अच्छा किया है, लंकन प्रीमियर लीग में मैचेस फिनिश किए, नेशनल T20 के फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच, लंकन प्रीमियर लीग के फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच, उससे पहले जो BPL उन्होंने आखिरी खेली, राजशाही रॉयल्स के जो टाइटल राजशाही ने जीता, उसमें भी उन्होंने जो है क्वालिफायर 2 में मैन ऑफ द मैच 80 रन बनाकर परफॉर्मेंस दी। तो मैचेस तो फिनिश किए और दुनिया के उन 4 कनाडा में जो लीग हुई थी उसमें तो उन्होंने कमाल कर दिया, कमेंट्री शीशे तोड़ छक्के लगाए। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि शोएब मलिक, ड्वेन ब्रावो, MS धोनी और पोलार्ड वो 4 खिलाड़ी हैं जो T20 क्रिकेट में 100 से ज्यादा दफा नॉट आउट रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि उनकी परफॉर्मेंस फिनिशिंग जो रेट है वो ज्यादा है। अच्छा, शोएब मलिक की अगर हम छक्कों की बात करें, कुछ याद है कितने छक्के उन्होंने? छक्के उनके इतने नहीं है, सिर्फ 300 प्लस छक्के, 300 प्लस। लेकिन दुनिया क्रिकेट में ओवरऑल T20 के 3rd लीडिंग रन गेटर हैं आफ्टर गेल एंड पोलार्ड। वसीम भाई, मुतासिर हो रहे हैं आप हमारे टैलेंट से? मैं कहता हूँ कि कमाल का कि आपकी थिंकिंग है और कमाल की आपकी मेमोरी है। इतना अच्छा आपने शोएब मलिक के लिए वजह किया हमारे लोगों को। और वाकई में एक हिस्ट्री है शोएब मलिक की जो इन्होंने बताई कि एक लंबे तवील अरसे से खेल रहे हैं और सीनियर ऑफ द सीनियर प्लेयर हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनको क्यों नहीं टेस्ट में खिलाया जाता है, टेस्ट में से क्यों रिटायरमेंट दे दी और T20 में क्यों, T20 में खेलेंगे ना अब तो, अब उससे भी निकल गए। अच्छा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह हफीज़ हुए, शोएब मलिक हुए या कामरान अकमल हुए, क्या ये T20 जो अगला वर्ल्ड कप आ रहा है इसमें इनको इंडक्ट करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए?
क्यों नहीं करना चाहिए अली? मुझे बताएं, परफॉर्मेंस पे आप नहीं लेते हैं। 10 साल आपने उसके जाया कर दिए फवाद आलम के, ठीक है ना, 10 साल जाया किए फवाद आलम के आपने, ये नहीं किए। बिल्कुल किया। आप सेंचुरी बैक टू बैक सेंचुरी मार के आपने उसको लेकिन उसको भी सी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में पीसीबी कर क्या रही है, ये बचपना इनमें अच्छा क्यों आया हुआ है? इतना पूछें क्या हो रहा है, अगर पीसीबी ने आपसे पूछ लिया आप क्या कर रहे हैं फिर? हम तो देखें उस जगह से खड़े होकर वापस आ रहे हैं। आप तो जीरो से शुरू किया, स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। हम लोग 17वें नाम में खड़े हुए हैं। हमने अब ईमानदारी से अपनी पूरी सिलेक्शन कर रहे हैं कि बच्चा जाया ना हो। टैलेंट हमारा जाया, टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, ठीक है ना, सिर्फ ये है कि हमें ग्रास रूट लेवल से दोबारा शुरू करने का पड़ेगा अपना अली, और ऊपर लेके बाउंस बैक है। ये बताऊं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने दुनिया पर रूल किया है, आज भी पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है। मैं पूरा पाकिस्तान का सर्वे किया है एज ए सेलेक्टर, टैलेंट बहुत है। हमें अपनी ये जिस तरह सुपर लीग होती है ना, ये कराना पड़ेगी। हमारी एसओपी बन गई है, इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त पे स्पॉन्सर्स आएंगे और हम इंशाल्लाह हॉकी को दोबारा ऊपर लेके आएंगे। मैं इस पे जरा दोबारा बात करूंगा जब वापस आऊंगा, क्योंकि इस वक्त मैं लोग एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी लीग के लिए, सुपर हॉकी लीग के लिए काफ़ी अरसे से बात हो रही है और मीडिया में भी इस हवाले से काफ़ी अरसे से एक हाइप बनी हुई है। अब तक ये क्यों अमल पैरा इस पर नहीं हो सका, ये प्लान जो था उस पर क्यों जो है इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आई। इसके साथ साथ डिस्कस भी करेंगे पेशावर ज़ल्मी जो है इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल भी करती नजर आ रही है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त जो सूरत हाल है नेशनल स्टेडियम कराची में वो कुछ इस तरह से है कि अब 24 गेंदों पर पेशावर ज़ल्मी को इस मैच में कामयाबी के लिए 50 रन दरकार हैं। तो ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में ये मैच जो है वो एक हिस्ट्री क्रिएटर है, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ कि जिस टीम ने टॉस जीता हो और फील्डिंग की हो वो मैच भी जीत गई हो। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इस मैच को आसानी से जीत की जानिब लेके जा रहा है। लेकिन बहरहाल क्रिकेट है और आखिरी बॉल तक का क्रिकेट के हवाले से कुछ कहा जा नहीं सकता। यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से आज आजम खान ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सरफराज ने आज बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। तो सरफराज के कुलीग हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिर खान, जरा इनसे जानते हैं। सरफराज, आज मैं एक चैनल पे सुन रहा था, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे थे, मजाक में ही कह रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि यार जब कोयटा के मैच से पहले ना मुल्तान का मैच नहीं हो, क्योंकि रिजवान रन कर देता है, सरफराज पे प्रेशर आ जाएगा। तो क्या ऐसा होता है कभी? मैंने भी यही सुना था, वो मैं नाम में अभी आपसे डिस्कस करने ही वाला था इस चीज को। देखें, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट शर्म आती है ऐसे लोगों को जो मजाक की बात है, मजाक बाद में उन्होंने बोला है। हाँ। उस वक्त तो जिस तरह से उन्होंने कहा, और मैंने बाकी भी उनके बयान सुने जिस तरह से वो बात कर रहे होते हैं, भाई बात ये कि सरफराज का रिजवान से कोई मुकाबला नहीं, ना रिजवान का सरफराज से कोई मुकाबला है। सरफराज ने अपना एक मकाम हासिल किया, रिजवान अपना एक मकाम हासिल कर रहा है। तो जो आज सरफराज की परफॉर्मेंस है, अब तो आपको बोलना ही चाहिए। अब तो फिर हमें भी मजाक से बोलना चाहिए कि यार पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर करवा देना चाहिए रिजवान। लेकिन आपको क्या लगता है, बिला जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, खुद क्रिकेटर्स भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। सरफराज ने मेरे शो में आके ये बात बोली है कि जी ऐसी कोई बात नहीं, और हमको भी पता है कि ऐसी कोई बात नहीं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है वो खेले, ये किसी की जाती जगह तो है नहीं। अली भाई बिल्कुल, क्योंकि सरफराज हमेशा पाकिस्तान के लिए खेलता है और उसका एक अलग ही पैशन है। रिजवान भी पाकिस्तान के लिए खेला, उसका अपना पैशन है, तो इन दोनों को कभी भी मिलाना चाहिए। हमारी गुड लक है कि एक ही टीम में हमारे पास दो सुपरस्टार्स मौजूद हैं। ये कहीं पर भी दुनिया में कहीं नहीं नजर आया है, चाहे एक खेल रहा हो एक बेंच पे बैठा हो, ये हमारे लिए गुड लक है। लेकिन हम इस चीज को नेगेटिव लेते हैं और ये क्रिएट करते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि जो आपस में लड़ जाएंगे। अच्छा, आप सरफराज के साथ काफी क्रिकेट खेले, क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरफराज क्या चेंज हो गया? आपको लग रहा है कि चेंज है, या आपको लगता है कि वही सरफराज है लेकिन हम लोग चेंज हो गए उसके साथ? नहीं, सेम सरफराज, नथिंग चेंज एट ऑल। मैं ऐसी कैप्टनसी में बहुत खेला और मैंने बहुत कुछ सुना है। आपने भी ऐसी बातें सुनी है? बहुत कुछ सुना है हमने, लेकिन वो मैच के तक, वो मैच में हमसे परफॉर्मेंस निकलवाते हैं, हम परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम गले मिल रहे होते हैं, घूम रहे फिर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम डिस्कस क्या किए मैच के अंदर। तो ये एक क्वालिटी होती है कैप्टन की, उसकी क्वालिटी शुरू से ऐसी, क्योंकि हम तो शुरू से जानते हैं उसको। जो लोग नहीं जानते हैं शायद वो उसकी वो क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए प्रेशर। ठीक है, रिजवान सरफराज, ये ताहिर साहब ने क्रिकेट की बात की है, स्टैट्स से बताएं जरा सोहेल, क्या मुकाबला है? देखिए, रिजवान और सरफराज की, जैसे रिजवान की एक ड्रीम फॉर्म अभी लगी हुई है, तो आपको याद है ना 2013 से 2015 तक सरफराज भी तो इसी फॉर्म में थे। श्रीलंका में लगातार 450, यूएई में 39 बॉलों पर 48 रन बनाकर 300 प्लस चेस करवा दिए, इंग्लैंड में 2016 में सेंचुरी और 90, 2015 के वर्ल्ड कप में सेंचुरी और 49। तो ये तो ड्रीम फॉर्म सरफराज का भी तो एक वक्त में रहा है ना, तो फॉर्म तो आनी चाहिए चीज़ है। आज देखें पीएसएल में 81 कर दिए, आज के पीएसएल में सिर्फ 4 रन के फासले पर है, वो अपने 1000 रन पूरे करेंगे। उसके साथ साथ अगर स्टैट्स की बात करें, उनकी 4th पीएसएल ये 50 हो गई है। और आज सरफराज अहमद की पीएसएल में
थर्ड सेंचुरी पार्टनरशिप है। आप सोचें, इससे पहले रायली रुसो के साथ, उसके बाद फिर केवन पीटरसन के साथ, और अब उन्होंने आजम खान के साथ। तो ये भी तो स्टैट्स है। रिजवान की जैसे ड्रीम फॉर्म है, ऐसी सरफराज की भी थी। और वही वाली बात कि दोनों स्टार्स हैं और दोनों अगर पाकिस्तान के अच्छा कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे फायदा पाकिस्तान का हो रहा है। ठीक है, सरफराज की अपने बात की, लेकिन आजम ने भी आज बड़ी अच्छी बैटिंग की। खास तौर से उन्होंने जो एक वहाब रियाज को छक्का लगाया, वो स्टेडियम की छत पे जाके गिरा। आजम खान को आपने बहुत छोटे से खेलते हुए देखा है, खुद आप बचपन से देखा है। मोइन खान अकेडमी पे आप जाते रहे। कैसा लगता है आपको आजम खान का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? और उनके थोड़ा सा, आप चूंकि अभी तक बड़े फिट हैं, ताहिर माशाल्लाह बड़े फिट हैं, फिटनेस पे भी काफी बात होती है, तो क्या लगता है आपको कि फिटनेस पे उनको काम करना पड़ेगा? नहीं, मैंने आज़म को, मोइन ने कहा कि यार आज़म को कुछ फिटनेस के बारे में बताओ। वसीम, आपकी फिटनेस बहुत हाई थी, क्योंकि हम तो 20 मील 15 मील भागते थे अपनी फिटनेस को लेवल को ऊपर लाने के लिए। तो आज़म ने मुझसे पूछा, वसीम अंकल बताएं आपकी ये बॉडी शेप जो है ये कैसे डेवलप्ड होगा और मैं अपने खानों में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करूं। मैंने कहा बेटा पहले, सबसे पहले तो आप जो है ये वेजिटेबल्स पे आ जाएं, मीट बंद कर दें, ठीक है ना। एक्सरसाइज के लिए आप स्टेयर्स करें, सीढ़ियाँ जो आपकी जो उस पर लगी हुई हैं स्टेडियम में, उसको आप रनिंग करें ऊपर नीचे, ताकि आपके थाइस डेवलप हों और बॉडी आपकी शिलिंग हो। और खाने में आप जो है नॉर्मल मील लें, ज़्यादा हैवी ना लें, ठीक है ना। तो आप स्ट्रगल कर जाओगे। वसीम भाई, ये भी मसला है ना, आपका नॉर्मल कुछ और है, मेरा नॉर्मल कुछ और है, इनका नॉर्मल नॉर्मल है। मैं बताऊं, देखिए मुख्तलिफ, आपने देखा होगा डेविड बून थे, ठीक है ना, मर्फ ह्यूज थे, ठीक है ना, बड़ी बड़ी पेटों से खेलें अपना। बात ये कि इस बच्चे का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अब इसमें आ गया कॉन्फिडेंस लेवल आता जा रहा है। आप देखें ना, 40 रन करना या मैच विक्ट्री पे लेके जाना, ये कोई आसान काम नहीं है, छोटा है बच्चा अभी। और मोइन ने जिस तरह से, एक बाप ने जो पाकिस्तान की सतह पे खेला, अपने बच्चे को गाइड कर रहा हो उस घर से, ठीक है ना, बच्चा निकल के आ रहा है और एक अच्छे पैमाने पे निकल के आ रहा है। इसको मैं कहता हूं अभी भी रोक के टाइम दे के लेके आए टीम के अंदर, जल्दी नहीं लेके आए। अगर जल्दी कहते हैं लोग जल्दी ले आओ, ठीक है, मगर ये कि टाइम से लेके आए, खिला के पीएसएल लेके आए, ये आ जाएगा, ये पाकिस्तान के लिए एक असासा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर लेट सपोज एक लम्हे के लिए तस्वुर करते हैं कि आजम क्रिकेट नहीं खेलता, हॉकी खेलता, आप सेलेक्ट करते? देखिए उस म्यार पे नहीं आ सकता था। नहीं आ हॉकी में तो स्लिम चाहिए आपको बिल्कुल वेट बिल्कुल लूज चाहिए आपको, रनिंग का खेल है ना सारा, इसमें तो आप फिर खड़े होकर खेल लेते हैं, ठीक है ना, रनिंग भी विकेट भी कर लेते हैं। मगर ये है कि ये आजम खान, मैं कहता हूँ, ये बॉडी पे लेके जो बॉल को लेता है ना अपना, और इसकी जो टाइमिंग है वो एक्सीलेंट होती जा रही है, दिन में इंप्रूव हो रहा है। बच्चा अच्छा है, ज़ाया ना हो, हम ये कहेंगे परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। इस वक्त जो सूरत हाल है नेशनल स्टेडियम कराची में, वो पेशावर ज़ल्मी को जो अब 18 गेंदों पे यानी 3 ओवर्स में 41 रन दरकार है। अब देखना है कि 41 रन ये 3 ओवर्स में कर सकेंगे या नहीं। वसीम भाई, क्विकली मैं जवाब लूंगा क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है। जिस तरह क्रिकेट में बड़ी एक कहा जाता है कि फैसल इकबाल खेल रहा है तो मियादाद के लिए उसकी आवाज़ें लगती हैं, इमाम आ गया तो फिर इंजमाम के साथ टैग किया जाता है। अभी जितना भी परफॉर्म कर ले आजम, लेकिन साथ साथ मोइन भाई का नाम जरूर चलता है। हॉकी में ऐसा होता है कि अजलान खेल रहे तो हनीफ खान के ऊपर उंगलियां उठ रही होती हैं, या कोई और अगर प्लेयर खेल रहा है तो उसके फादर के ऊपर आवाज़ उठाई जाती है। देखिए टैलेंट की बात है, अगर बच्चा इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, फिर तो आवाज़ें नहीं उठेंगी। अगर बच्चा इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहा, वहीं ठहर गया है, तो फिर आवाज़ें उठनी के बाप देखो मुसलसल अपने बेटे की फेवर कर रहा है। यहाँ पे बच्चा इंप्रूवमेंट पे जा रहा है, ठीक है ना, तो फेवरिज्म अपने आप बनती चली जाएगी और पाकिस्तान के लिए नाम कंसीडर हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ पे बच्चा, आप लोग थोड़े लकी भी तो है ना कि आप पे इतनी ज़्यादा मीडिया का फोकस नहीं होता, आप जो दिल चाहे चुपके नहीं, ये तो बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। मगर गैर मुनासिब क्या है? होता तो है ना, होता तो है, मगर ये कि मैं ये जो बात आपने की है ना कि जो यंगस्टर बच्चा आ रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। ठीक है, क्या आजम के हवाले से कुछ स्टैट्स हैं आपके पास? आजम के हाल ही में फॉर्म बहुत अच्छी है, पिछली पीएसएल में उभर कर सामने आए। उन्होंने अपनी 46 की इनिंग्स खेली, 54 की इनिंग्स खेली। लंकन प्रीमियर लीग में जो गोल ग्लेडिएटर्स फाइनल खेला उसमें आजम खान की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। उन्होंने 24 गेंदों पे 54 किए। और T10 लीग में हाल ही में जो उन्होंने T10 हुई, वहाँ पे भी उन्होंने ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी करते हुए हारे हुए मैच में, टीम बिल्कुल हार वो मैच भी गई, लेकिन आजम के 54 जो उन्होंने 21 गेंदों पे बनाए उसकी वजह से बहुत करीब आकर खेली। तो उनकी जो हिटिंग फॉर्म है वो बहुत कमाल की है। मुझे लगता है कि आजम खान शायद T20 में हम पहला प्लेयर देखें कि मोइन खान ने जिस तरह T20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाई हुई है, मुझे लगता है कि आजम उसको जल्द ज्वाइन करेंगे। पहला फादर एंड सन प्लेयर होगा जिसने T20 में 100 किया होगा। राइट है। और साथ साथ एक चीज़ और भी शेयर करते चले इस सीजन 6 के अंदर कि इससे पहले 2 विकेट कीपर कप्तान थे, रिजवान कप्तान थे, सरफराज, दोनों को ही शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा था। अगर आज रिजवान मैच जीत गए मुल्तान सुल्तान के लिए, तो दूसरी तरफ सरफराज भी मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा कि एक दिन में दोनों विकेट कीपर की टीम में पहला मैच जीत जाए और दोनों बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, 81 और 76। नहीं बिल्कुल ऐसी, क्योंकि और ये होना भी चाहिए, क्योंकि यही तो फिर पॉइंट्स टेबल के में खलबली मचेगी और एक इंटरेस्ट पैदा होगा दूसरी टीमों के लिए कि जी हम भी मैच जीते, हम भी ऊपर आए, और एक अच्छी चीज है PSL 6 के लिए। ठीक है, अब हॉकी पे जो आप लीग की बात करते थे उस पर आ जाता हूं मैं कि हॉकी लीग कितनी जरूरी है, क्यों जरूरी है, और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। अभी बॉबी भाई से मेरी बात हो रही थी, काफी इसमें मुतहर्रिक हैं, वो कहते हैं कि जी हम इसको रिवाइव करेंगे, उसमें म्यूजिक कॉन्सर्ट भी डालेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें करेंगे, इससे लोग एंटरटेन भी होंगे और स्पोर्ट्स भी उनको मिलेगा। देखिए बदर रफ़ाई
जिस तरह से क्रिकेट के अंदर उन्होंने ये इस तरह से लेके आए, बाहर से प्लेयर्स को लेके आए और खिलाया, और ये वर्ल्ड 11 बुलाई शाह साहब के दौर में, PSL के अंदर प्लेयर्स लेके आए, इनका बहुत बड़ा हाथ है PCB के साथ मिलकर। इसी तरह से हमने बॉबी को लिया है अपने इसमें, अपना PHF में, कि आपने ये मॉड्यूल बनाना है लीग का और बाहर से प्लेयर मंगवाने, हॉलैंड, जर्मनी और जिस तरह से हमारी कंट्री से आते हैं और आने के बाद खेलेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे, हमको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जाहिर सी बात है पैसे देंगे अपना, और लीग्स हमारे स्पॉन्सर्स ब्रांड आएंगे अंदर। तो ये मॉडल बन चुका है। सिर्फ ये हम ये जो कोरोना है इसकी वजह से हम थोड़ा सा सफ़र कर गए, और ये बना हुआ है बिल्कुल। हमारे आसिफ बाजवा और हमारे खालिद खोखर साहब बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, और मार्केटिंग के लोग भी बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह जल्द अनकरीब इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम भी लीग शुरू करा देगी, और वो इन्वॉल्वमेंट होगी इंशाल्लाह, और बच्चे दोबारा आएंगे। पाकिस्तान फेडरेशन उनको निकाल के ऊपर तक लेके आएगी। और ये बता दूं, एंटरटेनमेंट के लिए हमने नाइट मैचेस रखने हैं, रात में फ्लड लाइट के अंदर। अच्छा, इसमें क्या 6 साइड मैच होंगे या? बिल्कुल 6 साइड मैचेस होंगे। 6 साइड मैचेस के जो ग्राउंड छोटे हो जाते हैं थोड़ा होल करके, गोल पोस्ट भी फास्ट होते हैं जी, फास्ट होते हैं। अच्छा, जो लीग होंगी वो अपना वही 100 यार्ड की हो जाएगी, ठीक है ना। हमने दो तरह के फॉर्मेट खिलाने हैं, एक तो 6 साइड और एक 100 यार्ड। अच्छा, टीमें डिसाइड कर ली कितनी टीमें होंगी? जैसे PSL में 6 जैसे 12 टीमें होती हैं, सेम जैसा 12 टीम्स होंगी, और हम लोग सूबे की भी टीमें बना के खिलाएंगे। रीजन की टीमें भी खेलेंगी हमारी, उनको क्वालिफाई करवाएंगे, फिर वो आएंगी टॉप 8 में। 8 के बाद फिर जब उनकी ड्राफ्टिंग वगैरह सब इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही होगा फॉर्मेट, और हम बनाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में हमें सबसे बड़ी सपोर्ट आपकी चाहिए अली, मीडिया की चाहिए। मीडिया अगर हमें दोबारा से सपोर्ट करके लेके आएगी, हमारा कौमी खेल है, उठ के वहीं खड़ा होगा जहाँ पे पहले था। बिल्कुल वसीम भाई, और जिस तरह हम GTV का प्लेटफॉर्म हमेशा जो है हर स्पोर्ट्स के लिए साथ है। आप देख रहे हैं कि PSL चल रही है इस वक्त, हर चैनल के ऊपर इस वक्त क्रिकेट से वाबस्ता लोग बैठे हैं, लेकिन हमने पहले बैडमिंटन की चैंपियन को बुलाया, आज वसीम फिरोज साहब हैं, कल भी एक हॉकी के जबरदस्त हमारे साथ स्टार प्लेयर मौजूद होंगे। इसके अलावा आगे चल के भी दीगर खेलों के हवाले से भी जो लोग हैं वो जरूर हम अपने शो में शामिल करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका है, ये खेल हम सबका है, और यही खेल और स्पोर्ट्स ही हम सबको यूनाइट करता है। वसीम भाई, आखिर में एक बात करूंगा, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो कमाल की सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें मजदूर जूनियर लीड कर रहे हैं इसको, मजदूर जूनियर साहब चीफ सेक्टर, कलीमुल्ला, ठीक है ना, इसमें नासिर अली, इसके अंदर एयाज महमूद, खालिद हमीद, हम 6 सिलेक्टर हैं। 6 सिलेक्टरों का एक ही फॉर्मेट है, एक ही लाइनअप है कि हमने पाकिस्तान को वहां पे लेके आना है जहाँ विक्ट्री स्टैंड थी। हमारी दुआएं हम लड़कों के साथ भी हैं, पाकिस्तान की दुआ भी हमारे साथ है। आपने PHF का जो ग्राउंड है लाहौर में, वो PCB के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल साथ। तो आपने कुछ सीखा नहीं कि एक ही आदमी को सब कुछ बना देते? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। देखिए, आपने वो ये तंजिया बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। एक आदमी को नहीं देना चाहिए, आपको मीटिंग्स करनी चाहिए, बैठ के सबके मशवरे लेना चाहिए, जब जाके फॉर्मेट बनता है और जब जाके टीमें खड़ी होती हैं पाकिस्तान के लिए। और बच्चा भी ज़ाया नहीं होता, जिससे लड़के ज़ाया हो रहे हैं ना आपके, कि आप जो है मनमानी और नामनमानियाँ हो रही हैं, ठीक है ना, ये गलत है। आप जाति का शिकार किसी को ना करें, इससे पाकिस्तान सफ़र करता है, आने वाली नस्लों पे, जो बच्चों पे असर पड़ता है, ये असर नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ बैठ के ईमानदारी से टीम बनाएं और अपनी मैं वाली चीज़ें ना लेके आएं, मैं यही बोलूँगा इसके लिए। ठीक है, अब बात करें हॉकी के हवाले से, लेकिन साथ साथ जो मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं वो बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि इस मैच की जो सूरत हाल है वो लम्बा ब लम्बा तब्दील हो रही है। 2 मुसलसल गेंदों पे हसनैन को 2 6 लग चुके हैं, और अब 13 गेंदों पे 27 रन दरकार हैं पेशावर ज़ल्मी को इस मैच में कामयाबी के लिए। हसनैन की पिटाई हो रही है भाई, 2 गेंदों पे 2 छक्के लगे। नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कवर कर जाएगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, क्योंकि 27 रन काफी हैं। मलिक आउट हो गए, सबसे बड़ी बात, लेकिन वहाब रियाज शायद वहां क्रीज पे मौजूद है इस वक्त। लेकिन बात यह कि नर्व्स का खेल है, जो नर्व पे कंट्रोल करेगा ना वहां ले जाएगा, क्योंकि स्टेन का शायद मेरे ख्याल में 1 ओवर अभी पड़ा हुआ है इनका, स्टेन का बड़ा वाइटल होगा वो 1 ओवर। ठीक है, क्या लगता है आपको कि क्या जाएगा सोहेल, मैच किधर जा रहा है? बहुत टफ है और मजा आ जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा, ये भी मुझे बताएंगे इसमें क्रीज पे कौन है? वहाब रियाज का तो हमें मालूम है कि वहाब रियाज वक्त क्रीज पे मौजूद है, उनके साथ जो दूसरा बैट्समैन है रदरफोर्ड हो। अगर शेन रदरफोर्ड है तो फिर तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हो सकता है अगर रदरफोर्ड है तो क्या है, रदरफोर्ड वैसे भी मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले, और ग्लोबल लीग कनाडा से सामने आए, जहां उन्होंने 65 गेंदों में 134 रन बनाए। उसके बाद गयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए खेलते हुए 13 गेंदों में 35 रन बनाए। कराची किंग्स को सुपर ओवर में उन्होंने फतह दिलवाई, जो कराची एक दिन PSL जीता है, इसमें रदरफोर्ड का बड़ा किरदार है। उन्होंने सुपर ओवर में जो बैटिंग की थी, अगर वो बैटिंग ना करते तो फिर जो है मुश्किल हो जाती। और अभी हाल ही में T10 में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आए। ठीक है, अब 2 ओवर में 27 रन दरकार हैं इस मैच में कामयाबी के लिए। लेकिन वसीम भाई, थोड़ा सा मैं आपको एक मौका देता हूं, ये आपका कैमरा है, अगर आप इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कुछ कहना चाहें, अपने हॉकी के लिए कुछ कहना चाहें, तो GTV का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। जी, मैं बिल्कुल, हमारे चीफ पैटर्न हैं इमरान खान साहब, और मुल्क की सदारत संभालने में अल्लाह ताला उनको सुरखूर करे सारे फॉर्मेट के अंदर। और हमारा जो स्पोर्ट्स का खेल है, इसको हमें आपकी सरपरस्ती चाहिए। और मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से एक तवील अरसे की हॉकी खेली है, और उस वक्त खेली है जिस ज़माने में इमरान खान साहब ख़ुद भी क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैं यही बोलूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्लीज़ हमारी स्पोर्ट्स को ज़िंदा करें,
इसमें बड़ी सियासतें मची हुई हैं, ठीक है ना। आप एक इंसाफ पसंद आदमी हैं, इंसाफ पसंद सदर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, इसको लेके ऊपर आए। हमारी हॉकी कौमी खेल है, ठीक है ना। इसमें जो है हमें फंडों की ज़रूरत है, फंड्स के साथ साथ हमें आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे चीफ पैटर्न है। इसी तरह दीगर स्पोर्ट्स हैं, उसमें भी आप इसमें बढ़ चढ़ के प्लीज़ लड़कों को देखें और हमारे कोई अपने सरपरस्ती भेजें ताकि वो आके स्पोर्ट्स को ऊपर करें। वसीम भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। सोहेल आपका बहुत शुक्रिया, ताहिर आपका बहुत शुक्रिया। कल भी डबल हेडर है, कल 2 मैचेस खेले जाएंगे और कल के मैच के लिए कल मैच है कराची का और मुल्तान का मैच है। कौन सी टीम फेवरेट है? मेरा ख्याल है कराची की टीम फेवरेट। आप दोनों बताइए। कराची। मेरी मुल्तान। और इस्लामाबाद और पेशावर? इस्लामाबाद। ठीक है। और ये कराची हाइट की खास बात होती है। अभी थोड़ी देर पहले वसीम फिरोज मुल्तान को फेवर कर रहे थे, लेकिन जब कराची से मैच आया तो कराची को सपोर्ट कर रहे हैं। वसीम फिरोज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की एपिसोड। हमें उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। कल रात इंशाल्लाह 11:05 पे एक मरतबा फिर इन दोनों गेस्ट के साथ, ताहिर खान सोहेल खान के साथ एक और जबरदस्त स्पेशल गेस्ट होंगे हमारे साथ, उनके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।